सोचो, आप एक ऐसे घर में काम कर रहे हो जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखता है, लेकिन अंदर एक ऐसा कमरा है जो हमेशा बंद रहता है। और जब आप पूछते हो कि इस कमरा में ऐसा क्या है जो ये हमेशा बंद रहता है, तो आपको जवाब मिलता है कि तुम्हें ये जानना ज़रूरी नहीं है। और थोड़े टाइम बाद आपको कहीं से ये पता चलता है कि इस घर में पहले एक मतलब आपसे पहले एक लड़की रहती थी जो आप वाला काम करती थी, लेकिन कुछ टाइम से वो लड़की अचानक गायब हो गई है और उसका अता पता भी नहीं चला कि वो कहाँ है और कहाँ गई। अब भी क्या आप उस लड़के की जगह काम करना चाहोगे? सोच के बताओ, क्योंकि ये कहानी भी कुछ ऐसे ही ऑडियो बुक दी हाउसमेड बुक की है, जिसकी कहानी इसी समरी के इर्द गिर्द घूमती है। और धीरे धीरे आपको नए नए राज सुनने को मिलेंगे, नई नई कहानियाँ सुनने को मिलेगी। समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो आपकी दिमाग की सारी नसें खुल जाएगी कि ये किस मोड में जा रही है और कौन इसमें क्या है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी दी हाउसमेड ऑडियो बुक समरी, और देखते हैं कैसे क्या है इस कहानी की स्टोरी। कभी कभी ज़िंदगी हमें वहाँ ले जाती है जहाँ हमने कभी सोचा भी नहीं होता, और कभी वही जगह हमारी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक मोड़ बन जाती है। ये कहानी है मिली की। मिली एक ऐसी लड़की है जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट कम और आंखों में थकान ज़्यादा रहती है। ज़िंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ छीन भी लिया है। पास्ट का कुछ राज ऐसे होते हैं जो हम किसी को नहीं बताते, क्योंकि अगर बता दिया तो लोग हमें कभी नॉर्मल नज़र से नहीं देखते। मिली के पास कोई स्टेबल जॉब नहीं, रहने के लिए कोई प्रॉपर घर नहीं, और बैंक बैलेंस इतना कम है कि हर दिन एक नई टेंशन के साथ शुरू होता है। वो मोटेल्स में रहती है, हर रोज़ नई जॉब एड्स चेक करती है, और हर इंटरव्यू में एक ही डर होता है, अगर उन्होंने मेरे पास्ट के बारे में पूछ लिया तो। क्योंकि मेरे का पास्ट साफ नहीं है, लेकिन वो बदलने की पूरी कोशिश कर रही है। और फिर एक दिन उसे एक एड्स दिखता है, लिव इन हाउसमेड रिक्वायर्ड, सैलरी अच्छी, रहने के लिए जगह फ्री, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं, लोकेशन है एक रिच पोश एरिया। मिली को लगता है यह ऑफ़र सच होने के लिए ज़्यादा परफेक्ट है, फिर भी मजबूरी में वो इंटरव्यू के लिए चली जाती है। इंटरव्यू लेने वाली औरत का नाम है नीना। जैसे ही मिली उस घर के अंदर कदम रखती है, उसे एक ही थॉट आता है, ये घर नहीं मैगजीन का कवर लगता है। वाइट वॉल्स, एक्सपेंसिव फर्नीचर, हर चीज़ बिल्कुल अपनी जगह पर। और फिर नीना नीना सुंदर है, स्टाइलिश है, बोलने का तरीका थोड़ा अजीब है, कभी कभी बहुत स्वीट, कभी अचानक रूड। वो बिना वजह गुस्सा हो जाती है और बिना वजह ही फिर नॉर्मल भी। मिली नोटिस करती है नीना के मूड स्विंग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। इंटरव्यू के दौरान नीना कुछ अजीब सवाल पूछती है, तुम्हारा कोई फैमिली मेम्बर यहाँ आता जाता तो नहीं, तुम्हारा पास्ट
क्लीन है ना? तुम रूल्स फॉलो करती हो? मिली हर सवाल का केयरफुली जवाब देती है। सच बोलती है लेकिन पूरा सच नहीं। सच बोलती है लेकिन पूरा सच नहीं। और फिर नीना बोलती है, यू आर हियर, तुम सुन रही हो? मिली को लगता है जैसे किस्मत ने अचानक उसे देख लिया हो। घर के रूल्स, जॉब मिलने के साथ ही रूल्स भी मिल जाते हैं। हाउस बिल्कुल साफ रहना चाहिए। नीना के कपड़े, खाना, रूटीन सब परफेक्ट होना चाहिए। नीना के बेडरूम के डोर का बिना परमिशन खोलना मना है। सबसे इम्पोर्टेंट रूल, नीना के हस्बैंड एंड्रू से ज़्यादा बात नहीं करनी। ये लास्ट रूल मिली को थोड़ा अजीब लगता है। एंड्रू टैल है, हैंडसम है, वेल स्पोकन, और नीना के लिए बिल्कुल अपोजिट। एंड्रू शांत है, सॉफ्ट स्पोकन है और अक्सर अपनी वाइफ के रूड बिहेवियर के लिए ऑकवर्ड फील करता है। मिली को लगता है ये आदमी इस औरत के साथ कैसे रहता है। मिली को रहने के लिए जो रूम दिया जाता है वो घर के ऊपर एटिक में होता है। छोटा सा कमरा, सिर्फ एक बेड, एक अलमीरा और दूर बाहर से लॉक होता है। जो डोर है वो सिर्फ बाहर से लॉक होता है, अंदर से लॉक नहीं हो सकता। नीना कैजुअली बोलती है, सेफ्टी के लिए है। मिली हंसती है पर अंदर ही अंदर उसे अजीब लगता है। रूम के अंदर एक छोटी सी विंडो है जो ठीक से खुलती भी नहीं। फिर भी मिली खुद को समझाती है, ये टेम्परेरी है, पैसा जमा करूँगी और चली जाऊँगी। शुरू के कुछ दिन सब नॉर्मल रहता है। मिली सफाई करती है, खाना बनाती है, नीना के कपड़े अरेंज करती है। एंड्रयू अक्सर उसे थैंक यू बोलता है, रेस्पेक्ट से बात करता है। पर नीना हर दिन थोड़ी और अनप्रेडिक्टेबल होती जाती है। कभी बोलती है, तुम सबसे बेस्ट हाउसमेड हो जो मुझे मिली है, और कभी चिल्लाती है, तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो बिना किसी वजह के। मिली को लगता है शायद नीना मेंटली अनस्टेबल है। एक दिन मिली गलती से नीना के बेडरूम का डोर थोड़ा सा खुला देख लेती है। अंदर से आवाज़ आती है किसी के रोने की। मिली का दिल तेज धड़कने लगता है, पर उसे याद आता है रूल नंबर 3। वो पीछे हट जाती है। उसी दिन रात को एटिक रूम का डोर लॉक हो जाता है अंदर से। मिली पहली बार रियलाइज करती है, मैं इस घर में मेहमान नहीं हूँ, मैं कैद हूँ। और यहाँ इस कहानी का असली साइकोलॉजिकल नाइटमेयर शुरू होता है। कभी कभी सबसे खतरनाक चीज़ चीख कर नहीं आती, वो धीरे धीरे छुपके से दिमाग के अंदर घुस जाती है। मिली के साथ भी यही हो रहा था। एटिक रूम का वो छोटा सा कमरा अब सिर्फ रहने की जगह नहीं रहा था, वो एक रिमाइंडर बन चुका था कि वो उस घर में कंट्रोल में नहीं है। सुबह जब मिली उठती है तो उसे याद आता है कि रात को डोर लॉक था, पर जैसे ही वो हैंडल चेक करती है डोर खुल जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नीचे किचन में नीना बिल्कुल नॉर्मल बैठी होती है, कॉफ़ी पी रही होती है, न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, जैसे रात को कुछ भी अनयूजुअल हुआ ही नहीं। मिली हिम्मत करके पूछती है, कल रात एटिक का डोर लॉक था? नीना अपनी आंखें उठाती है और मुस्कुराती है, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। बस कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई एपोलॉजी नहीं। मिली चुप हो जाती है क्योंकि उसे पता है इस घर में सवाल पूछना महंगा पड़ सकता है। अब नीना का बिहेवियर और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। कभी वो मिली को स्पेशली बुलाकर कहती है, तुम मेरे बिना
बोले ही सब समझ लेती हो, मुझे तुम पसंद हो। और अगले ही पल वो गिलास ज़मीन पर फेंक देती है और चिल्लाती है, तुमने ये जानबूझकर किया है? तुम मुझे पागल बनाना चाहती हो? मिली हर बार सॉरी बोलती है, सर झुका लेती है, पर उसके अंदर एक आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगती है, ये नॉर्मल नहीं है। इस सब के बीच एंड्रयू ही एक ऐसा इंसान है जो मिली को इंसान की तरह ट्रीट करता है। वो अक्सर नीना के चिल्लाने के बाद सॉफ्टली कहता है, आई एम सॉरी, शी इज नॉट वेल। कभी कभी वो मिली के लिए एक्स्ट्रा फूड रख देता है, कभी साइलेंटली थैंक यू बोलता है। मिली के लिए एंड्रू एक सॉफ्ट जोन बन जाता है और शायद यहीं से सब कुछ और बिगड़ने लगता है। एक दिन नीना मिली को ड्राइंग रूम में एंड्रयू के साथ हंसते हुए देख लेती है। बस एक नॉर्मल सी बात, पर नीना की आंखों में कुछ और ही दिखाई देता है। उस रात नीना मिली के रूम में आती है बिना नॉक किए। तुम मेरे पति पर नज़र रख रही हो? मिली शौक में होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नीना उसके बिल्कुल करीब आ जाती है और आवाज़ धीमी पर जहरीली, याद रखो तुम यहाँ मेरी वजह से हो। उस रात टिक्का डोर फिर लॉक होता है, इस बार ज़्यादा देर तक। अंधेरे कमरे में बैठकर मिली को अपना पास्ट याद आने लगता है। वो जेल, वो छोटी सी सेल, वो एक गलती जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। वो जानती है अगर नीना ने उसके पास्ट के बारे में जान लिया तो वो इस घर में से सिर्फ निकाली नहीं जाएगी, वो टूटी हुई निकलेगी। अगली सुबह नीना चिल्लाते हुए बोलती है, मेरे ज्वेलरी मिसिंग है। मिली का खून जम जाता है। नीना सीधे उसकी तरफ उंगली करती है, तुमने चुराई है? एंड्रू बीच में बोलता है, नीना ये पॉसिबल नहीं। नीना चीख पड़ती है, तुम हमेशा इसकी साइड क्यों लेते हो? मिली को रियलाइज हो जाता है यह सिर्फ शुरुआत है। उस रात हेटिक के माइनर में मिली अपने आप को देखती है। उसकी आंखों में डर है, पर सबसे ज़्यादा गुस्सा और एक फैसला, इस बार अगर मैं टूटी तो मैं खुद को बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। कभी कभी सबसे बड़ा डर वो नहीं होता जो सामने दिख रहा हो, बल्कि वो होता है जो हम समझ रहे होते हैं और वो समझ गलत होती है। मिली अब इस घर का सिर्फ एक जॉब की जगह नहीं समझती, वो इसे एक मज़े की तरह देखती है जहाँ हर रास्ता घूमकर वहीं लाता है। नीना का इल्ज़ाम हवा में लटक रहा रहता है। उस दिन शाम को पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस को कॉल, मिली का दिल बैठ जाता है। पुलिस का मतलब सिर्फ सवाल नहीं, पुलिस का मतलब है बैकग्राउंड चेक, और बैकग्राउंड चेक का मतलब है मिली का पास्ट। एंड्रयू पुलिस के सामने खड़ा होकर कामली बोलता है, आई डोंट थिंक मिली वुड डू समथिंग लाइक दिस। मिली पहली बार एंड्रयू की तरफ देखती है, शुक्रिया के साथ और थोड़ा सा डर के साथ। नीना रोती हुई एक्टिंग करती है, हाथ काँप रहे होते हैं। मुझे लगा था वो मेरी तरह ही एक औरत है, पर शायद मैं गलत थी। मिली समझ जाती है ये एक्टिंग है। पुलिस मिली से सवाल करती है, नाम, पिछला एड्रेस, पिछली जॉब। हर जवाब के साथ मिली को लगता है जैसे कोई धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी का पर्दा हटा रहा है। पर एक बात होती है, पुलिस को ज्वेलरी मिल जाती है नीना के ही क्लोजेस्ट के अंदर। साइलेंस। नीना का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। फिर वह चीख पड़ती है, तुमने वहाँ रख दी मुझे, तुमने वहाँ रख दी होगी मुझे फंसाने के लिए। पुलिस एक दूसरे को देखती है। केस ऑफिशियली क्लोज हो जाता है।
पर मिली के लिए कुछ भी क्लोज नहीं होता। उस रात एंड्रयू मिली से कहता है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कहीं और जॉब ढूंढ देता हूँ। मिली शॉक हो जाती है, आप मुझे निकालना चाहते हो? एंड्रयू तुरंत बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मिली को अजीब लगता है, अगर एंड्रयू इतना ही कंसर्न है तो वो नीना को रोकता क्यों नहीं? शक का बीज पड़ चुका होता है। अगला दिन पूरी तरह से उल्टा होता है। नीना बेड पर लेटी होती है, कर्टन्स बैंड, लाइट ऑफ। एंड्रयू बोलता है, शी इज़ नॉट वेल, प्लीज़ बी जेंटल। नीना कमज़ोर आवाज़ में कहती है, शायद मेरी ही गलत थी, मुझे थेरेपी चाहिए। मिली को याद आता है, कल यही औरत चीख रही थी, आज टूट चुकी है या फिर नाटक कर रही है। उस रात एटिक में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। मिली उठ जाती है। अंधेरे में वो फ्लोर पर कुछ देखती है, एक पुराना डायरी। पेज पे लिखा होता है, वो मुझे पागल साबित करना चाहता है। मिली का गला सूख जाता है। डायरी नीना की हैंड राइटिंग में होती है और लिखा होता है, अगर मैं मर गई तो जिम्मेदार एंड्रयू होगा। मिली के हाथ कांपने लगते हैं और अब शक की डायरेक्शन बदल जाती है। मिली पूरी रात सो नहीं पाती। एंड्रयू की शांति, उसकी सॉफ्टनेस, उसकी हेल्प, सब कुछ याद आता है और डायरी का शब्द भी, वो मुझे पागल साबित करना चाहता है। मिली पहली बार सीरियसली सोचती है, शायद नीना पागल नहीं है, शायद उसे पागल बनाया जा रहा है। सुबह मिली मिरर में अपने आप को देखती है। अब उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं, डिसीजन है। सच जो भी है मुझे पता लगाना पड़ेगा। सच हमेशा चेक करके सामने नहीं आता। कभी कभी वो मुस्कुराता है और हम उसे सच समझ लेते हैं। मिली अब सिर्फ हाउसमेड नहीं रही, वो इस घर की ऑब्जर्व बन चुकी है। हर नज़र, हर रिएक्शन, हर छोटा सा झूठ, सब कुछ नोट हो रहा था। अगली सुबह नीना पहली बार मिली से नरमी से बात करती है, मुझे लगता है मैं तुम्हें गलत समझा। उसकी आंखें भीगी होती है, आवाज़ कमज़ोर। एंड्रयू मुझे कभी कभी पागल फील कराता है, शायद वो भी प्रेशर में है। मिली चुप रहती है। उसे याद है, कल यही औरत चिल्लाकर इल्ज़ाम लगा रही थी, आज कन्फेशन। नीना अपनी कहानी बताने लगती है, कैसे एंड्रयू उसे कंट्रोल करता है, कैसे वो उसे बताता है कि तुमने ये कहा ही नहीं, तुमने ये किया ही नहीं। मिली का दिमाग अलर्ट हो जाता है। गैस लाइटिंग, पर सवाल ये है, कौन किसको गैस लाइट कर रहा है? एंड्रयू ऑफिस से आता है। नीना तुरंत नॉर्मल हो जाती है, हंसते हुए बोलती है, मिली तुमने डिनर परफेक्ट बनाया। एंड्रयू खुश होता है, मिली को थैंक यू बोलता है। मिली नोटिस करती है, नीना सिर्फ तब टूटती है जब एंड्रयू सामने नहीं होता। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। रात को मिली किचन में बर्तन रख रही होती है। उसे नीना और एंड्रयू की आवाज़ सुनाई देती है। नीना बोलती है, तुमने मुझे पागल साबित कर दिया, जैसे तुम चाहते थे। एंड्रयू की आवाज़ शांत होती है, तुम्हें ड्रामा बंद करना होगा। मिली फ्रीज हो जाती है। ये लड़ाई एक्टिंग नहीं लगती। उसी रात नीना चुपके से अटिक में आती है। डोर लॉक नहीं होता। नीना बोलती है, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? मिली कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर बोलती है, सच होगा तो। नीना का चेहरा बदल जाता है। एंड्रयू डेंजरस है। उसके हाथ काँप रहे होते हैं।
वो मुझे धीरे धीरे तोड़ रहा है और सबको लगता है मैं ही पागल हूँ। मिली को डायरी के शब्द याद आते हैं, पर साथ ही नीना का झूठ इल्ज़ाम भी। अगर नीना झूठ बोल रही है तो वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, अगर सच बोल रही है तो मैं गलत साइड पर हूँ। मिली को एक बात समझ आ जाती है, इस घर में जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है शायद वही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। नीना अटिक से जाने से पहले बोलती है, तुम मेरी मदद करोगी ना? मिली उसकी तरफ देखती है और पहली बार बिना डरे के बोलती है, मैं सिर्फ सच के साथ दूंगी। नीना हल्की सी मुस्कुराहट देती है और उस मुस्कुराहट में कुछ ऐसा होता है जो मिली को सोने नहीं देता। हर खेल का एक पल आता है जब मोहरे खुद समझने लगते हैं कि उन्हें कोई चला रहा है। मिली के लिए वो पल आ चुका था। अब वो सिर्फ देख रही थी, वो प्लानिंग कर रही थी। मिली अपने काम पर बिल्कुल नॉर्मल दिखने लगती है। वो सफाई, वही रूटीन, वही चुप रहना, पर अंदर ही अंदर वो हर चीज़ रिकॉर्ड कर रही होती है। नीना का मूड कब बदलता है, एंड्रू किस बात पर कंट्रोल लूज करता है, कौन झूठ बोलता है और कौन झूठ बनाता है, मिली को एक पैटर्न दिखने लगता है। नीना कभी एंड्रू के सामने पागल नहीं होती और एंड्रू कभी नीना को पब्लिक में कमज़ोर नहीं दिखाता। ये एक स्क्रिप्ट है और दोनों एक्टर्स परफेक्ट है। एक रात अटिक का डोर फिर से लॉक हो जाता है। इस बार मिली पैनिक नहीं होती, वो सिर्फ एक चीज़ रख करती है, वेट। कुछ घंटों बाद डोर खुलता है। एंड्रू अंदर आता है, तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ कंसर्न है, पर मिली उसकी आंखों में देखती है, वहाँ कंट्रोल है, कंसर्न है। एंड्रू बोलता है, नीना फ्रेगिल है, उसे हैंडल करना मुश्किल होता जा रहा है। मिली धीरे से पूछती है, अगर वो फ्रेगिल है तो आप उसे अकेला क्यों छोड़ देते हो? एंड्रू एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है, बस एक सेकंड, फिर वही सेकंड सब कुछ कह देता है। अगली सुबह घर में हंगामा होता है। नीना बाथरूम फ्लोर पर पड़ी होती है, ब्लड। एंड्रू चिल्लाता है, एम्बुलेंस आती है, डॉक्टर्स बोलते हैं सुसाइड अटेम्प्ट। मिली का दिमाग सुन्न हो जाता है, या ये भी एक और एक्ट। हॉस्पिटल में नीना वीक है, एंड्रू उसका हाथ पकड़े खड़ा है, परफेक्ट हस्बैंड। मिली दूर से सब देखती है और तब नीना उसकी तरफ देखती है, सिर्फ एक पल के लिए, और आंख मार देती है। मिली का खून जम जाता है, ये अटैम्प्ट नहीं, ये मैसेज था। उस रात मिली अटिक में बैठी सोच रही होती है और तब उसे समझ आता है, नीना पागल नहीं है और एंड्रू मासूम नहीं है। यह दोनों मिलकर खेल खेल रहे हैं। रोल चेंज होते रहते हैं, कभी विक्टिम कभी विलेन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस गेम में एक ही चीज़ कंस्टेंट है, कंट्रोल। मिली अपने रिफ्लेक्शन को देखती है, मैं फिर से शिकार नहीं बनूंगी। अगर ये गेम है तो अब वो भी खेलेगी। मिली अपनी डायरी खोलती है और पहली लाइन लिखती है, विनचेस्टर हाउस एक्सपेरिमेंट बिंग्स। कुछ घर सिर्फ इंटोन से नहीं बनते। मेरे को अब समझ आ चुका था, मिली को। अब घर झूठ, यादें, कंट्रोल से बना है। अगर यहाँ जिंदा रहना है तो सिर्फ समझना काफ़ी नहीं, खेलना पड़ेगा। अगली सुबह मिली बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे पहले थी। सर झुका हुआ है, काम बात, नो क्वेश्चन। नीना हॉस्पिटल से वापस आ चुकी होती है, वीक सॉफ्ट वॉइस। एंड्रू केयरिंग हस्बैंड बना रहता है। मिली दोनों को अलग अलग सिग्नल देती है। नीना को लगता है मिली उसके साइड पर है, एंड्रू को लगता है मिली उसके
डर रही है। सच ये है, मिली दोनों को यूज कर रही है। सफाई करते वक्त मिली को बेसमेंट में एक लॉक्ड रूम मिलता है, पुराना, धूल भरा। एंड्रयू कहता है वहाँ कुछ नहीं है, बस इतना ही। पर मिली को पता है जहाँ कुछ नहीं बोला जाता वहीं सब कुछ होता है। एक दिन मिली ग्रोसरी लेने जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक बुजुर्ग पड़ोसन से। वह धीरे से पूछती है, तुम नए हो इस घर में? मिली हाँ बोलती है। बुजुर्ग औरत को चेहरा सीरियस हो जाता है। इस घर में पहले भी एक लड़की थी। मिली का दिल तेज धड़कने लगता है। वो ज़्यादा दिन नहीं रही। पड़ोसन बताती है, पहली हाउसमेट का नाम था लीला, यंग, क्यूट। एक दिन अचानक गायब। पुलिस आई पर कुछ प्रूव नहीं हुआ। बस एक बात सबको याद है, उसके बाद नीना और एंड्रयू इस घर में और ज़्यादा बंद हो गए। मिली के दिमाग में एक ही थॉट घूमता है, क्या मैं नेक्स्ट हूँ? उस रात मिली चुपके से बेसमेंट का एक लॉक तोड़ देती है। एंड्रयू जाते ही उससे एक अजीब सी स्मेल आती है। अंदर जाते ही उससे एक अजीब सी स्मेल आती है। पुराने कपड़े, मेडिसिन बोतल्स और एक छोटी सी बेड, जैसे कोई यहाँ छुपाया गया हो। वॉल पर खुरच के निशान। मिली का गला सूख जाता है। नीना उसे बेसमेंट से बाहर निकलते हुए देख लेती है, शौक। फिर धीरे से बोलती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मिली सीधे पूछती है, लीला का क्या हुआ? नीना की आंखों में पहली बार डर आता है। एंड्रयू ने सब कुछ शुरू किया, बस इतना ही बोल पाती है और फिर चुप। एंड्रयू बेसमेंट के पास आ जाता है। साइलेंस। तीनों एक दूसरे को देखते हैं। मिली समझ जाती है अब खेल खुल चुका है। एंड्रयू धीरे से बोलता है, तुमने बहुत ज़्यादा जान लिया है मिली। उसकी आवाज़ शांत है पर उस शांत में मौत है। सब कुछ खुल चुका था। मिली के पास सब प्रूफ थे। बस एक ही बात बाकी थी, सरवाइव और एक्सपोज। मिली ने बेसमेंट में पुरानी डायरी और कुछ फोटोग्राफ देखी। पता चला कि लीला, पहली हाउसमेट, सिर्फ गायब नहीं हुई थी, उसे नीना और एंड्रयू ने कंट्रोल करने की कोशिश की। एंड्रयू ने उसे साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया और घर के रूल्स के साथ ट्रैप में बंद कर दिया। डायरी में लिखा था, अगर मैं रिसीट किया तो एंड्रयू सब कुछ रिव्यू कर देगा। नीना सिर्फ विटनेस है पर उसके एक्शन प्लान्ड है। मिली के लिए वो कब कॉल था। ये घर सिर्फ एक इल्यूशन है, सब एक कैलकुलेटेड ट्रैप है। उस रात एंड्रयू फिर से बेसमेंट के पास आता है। उसकी आवाज़ शांत है पर उसके वर्ड्स डेडली है। तुम्हें समझ आ गया होगा, यहाँ कोई विक्टिम नहीं रहता, बस एक शिकार और एक शिकारी होते हैं। मिली को दिल तेज धड़कने लगता है पर वो डर से नहीं, स्ट्रेटेजी से रिएक्ट करती है। नीना बेसमेंट के पास आती है। इस बार उसकी एक्टिंग नहीं लगती। एंड्रयू, वो और कुछ भी नहीं करे, मिली सिर्फ सच के साथ दे रही है। एंड्रयू को थोड़ी हेजिटेशन होती है और मिली को लगता है शायद नीना फाइनली डिसीजन ले रही है, हीरो बनेगी या विलेन का पार्टनर। मिली का प्लान। मिली ने सब गैदर किया, डायरी, फोटोज, ऑडियो रिकॉर्डिंग, एंड्रयू और नीना के आर्गुमेंट्स की, बेसमेंट, एविडेंस। वो क्विकली एस्केप का प्लान बनाती है। एक रात जब एंड्रयू और नीना फाइट कर रहे होते हैं, मिली स्नैक करती है। मिली बेसमेंट से बाहर आती है।
पुलिस को कॉल करती है। एंड्रयू और नीना दोनों शॉक में होते हैं। पुलिस के सामने मिली सब प्रूफ रखती है। लीला का केस, एंड्रयू का कंट्रोल और थ्रेट्स, नीना के मूड स्विंग और मैनिपुलेशन। एंड्रयू और नीना दोनों अरेस्ट होते हैं। मिली फाइनली सेफ है। और लास्ट लाइन के लिए ऑडियो बुक में ये बेस्ट है, कुछ घर हमारा सच छुपाते हैं और कुछ सच हमारा सर्वाइवल सिखा देते हैं। मैं जी गई और सच को बाहर ले आई। कुछ घर हमें सिर्फ रूम नहीं देते, वो हमसे टेस्ट भी करवाते हैं। मिली, जो कि सिर्फ इस घर में एक मेड के रूप में आई थी, सिर्फ मेड का काम करने, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी बचाने के पीछे पड़ गई। उसे अपनी ज़िंदगी बचाना मुश्किल हो गया। ये घर जिसमें मिली काम करती थी, इसमें जो नीना थी वो कोई पागल औरत नहीं थी। इसमें जो एंड्रयू था वो कोई हैंडसम नहीं था। ये तो सब बस अपना अपना रोल निभा रहे थे। मिली ने जिसकी जगह ली थी, लीला, जो कि पहली इस घर की हाउसमेट थी, वो अचानक गायब हो जाती है। और कहाँ गायब होती है किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन मिली को कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है और वो समझ जाती है कि लीला की जो आज हालत है वो सिर्फ उसके चुप रहने की वजह से हुई है। तो मिली अब डिसाइड करती है कि उसे चुप नहीं रहना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, समझना है और उन चीज़ों से लड़के अपने आप को बचाना है। वो हर तरफ हर रूल्स को समझती है, देखती है, ऑब्जर्व करती है और फिर उन्हीं को सिस्टम को वो तोड़ देती है और वहाँ से वो एक सर्वाइवल के रूप में निकलती है। मिली, जो कि जब आई थी वो एक हाउसमेट थी, लेकिन अब वो जब जा रही है तो वो एक सर्वाइवल है। मिली, जिसने अपने थोड़ी सी हिम्मत, थोड़े ऑब्जर्वेशन से सारी चीज़ों को ठीक कर दिया। बस यही कहानी हमें यही सिखाती है, कभी कभी जो इंसान चुप होता है, शांत होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो वीक हो। कभी कभी जो इंसान खुश रहता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सेफ हो। ये थी हमारी साइकोलॉजिकल ऑडियो बुक समरी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और कौन सा पार्ट आपको सबसे बेहतरीन लगा वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर ऐसे ही आपको साइकोलॉजिकल कहानी ऑडियो बुक समरी सुनना पसंद है, देखना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलते हैं किसी और न्यू ऑडियो बुक समरी के साथ।